नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हीरल कवलानी और लेकर आई हूँ उमरान की कहानी। अपने साथ लेकर आई हूँ यहाँ के प्रबंधक महोदय राजीव जी को, अंग्रेजी की अध्यापिका जोया मैम को और जो हमारी तकनीक की रिकॉर्डिंग की व्यवस्था संभालती हैं फूसुन जी को। आप सभी का मंच पर स्वागत है। तो सबसे पहले मैं उमरान शब्द के बारे में बताती हूँ। उमरान एक ऐसी संकल्पना है जिसका अर्थ है समृद्धि। इसी समृद्धि के कंसेप्ट को लेकर हमारे राजीव जी ने, जो कि जयनगर मधुबनी से संबंध रखते हैं, उनके जहन में ये विचार आया कि कैसे मैं अपने गांव के लिए ऐसा कदम उठाऊं जहां के नागरिक शिक्षित हो सकें, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही देखा कि वहां के बच्चे नशीली पदार्थों के क्रय और विक्रय में लिप्त हैं, जिससे उनके हृदय को बहुत आघात पहुंचा। अपने इसी सपने को लेकर कि वो किस तरह अपने गांव का विकास कर सकते हैं, उनके बच्चों को के लिए कुछ कर सकते हैं, इसी के लिए उन्होंने जो कदम उठाया, उमरान की संकल्पना वहीं से शुरू हुई। तो आइए आगे मैं राजीव जी से ही प्रश्न करती हूँ कि राजीव जी, आपके जहन में ये विचार कैसे आया कि उमरान एक प्रोजेक्ट को स्थापना उनकी उसकी की जाए? नमस्ते, शुक्रिया हिराल जी। मैं यहाँ पे सभी उपस्थित साथी को मेरा नमस्ते है। और जो हमें देखने वाले हैं बिहार में और पूरे देश विदेश में जहाँ भी, उन सभी को मैं नमस्ते बोलता हूँ। जो मैं जयनगर से हूँ, एक छोटे से गांव से, जयनगर के एक छोटे से गांव से वहाँ। और मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं, रिटायर्ड शिक्षक हैं वो। मैंने जयनगर से पढ़ाई के बाद स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद मैं उस शिक्षा प्राप्त करने के लिए मैं दिल्ली चला गया और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से मैंने अपनी पढ़ाई की। और उसी समय मुझे जर्मनी जाने के लिए छात्रवृत्ति मिली और मैं जर्मनी चला गया, और साथ में तुर्की जाने के लिए भी मुझे मौका मिला कॉन्फ्रेंस के लिए, और इस्तांबुल गया मैं। वहाँ से फिर देश विदेश घूमा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए। उसके बाद वापस आने के बाद मैंने जॉब करना शुरू किया। अच्छे कंपनी में के साथ काम किया मैंने, अच्छी सैलरी के साथ काम किया। और फिर लंबे समय के लिए एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर जर्मनी के बुक प्रकाशन कंपनी स्प्रिंगर और वेस्टरमान जैसे कंपनी के साथ मैंने काम किया। पर ये जर्नी, ये जो यात्रा, मैंने यहीं तक इसको विराम नहीं दिया, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपने गांव के लिए एक स्कूल बनाऊं। एक बार मुझसे पूछा गया था इंटरव्यू में कि आप 10 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? तो मैंने उनको बोला कि मैं 10 साल के बाद मैं अपने गांव में एक स्कूल बनाना चाहता हूं मैं। तो उसको लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। 10 साल खैर, इस सपना को साकार करने के लिए मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हमारे तरफ काफ़ी चैलेंजेज है। उसके लिए काफ़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है। तो फिर मैं इसी के तलाश में मैंने एप्लीकेशन डाला आगे की पढ़ाई करने के लिए। तुर्की के 2 विश्वविद्यालय में आवेदन डाला और दोनों विश्वविद्यालय ने एक्सेप्ट किया मुझे। और फिर मैंने इब्न खाल्दून यूनिवर्सिटी को चयन किया। यहाँ पे शिक्षण साथी के रूप में भी मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। वहीं से ये जो उमरान की शुरुआत होती है, और आज हम लोग इस मंच पे हैं। काफी उतार चढ़ाव भरा आपका ये सफर हम सबको प्रेरणा देता है राजीव जी। तो मैं जानना चाह रही थी कि जो आपका उमरान प्रोजेक्ट है वो किस तरह का प्रोजेक्ट है? हिराल जी, उमरान जो है हमारा एजुकेशनल प्रोजेक्ट है और कल्चरल प्रोजेक्ट है, एक इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट है। ये पूरा यूनियन है ये तीनों का। जो सीमांत क्षेत्रों तक जो उत्तम कोटि की शिक्षा है वो उसको मैं पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि ये मेरा शुरू से ही सपना रहा है, बचपन से ही, कि मैं कुछ गांव के लिए करूं। इसी बार जब मैं घर आया था तो एक विजय चाचा हैं, मेरे संबंधी है, काफ़ी संबंधी है हमारे, बचपन से हम लोग के साथ लगाव रहा है, मेरे पूरा फैमिली के साथ। और वो पहले हैं जो उनके पिताजी उनके नाम से एक्सरे इस्टेब्लिश किए थे, मशीन इस्टेब्लिश किए थे पूरे जयनगर के लिए। मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उनसे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ। वो मुझे मिलने के लिए आए और मुझे बोला कि टिंकू, मेरा नाम टिंकू है गांव का, और उन्होंने बोला कि कैसे बात करते थे, यहाँ पे रहे हो, पले हो, बढ़े हो,
तुम्हें अब तुम बड़े हो गए हो और इतने आगे तक जा चुके हो, अब तुम्हें इन समाज को, हम सबको वापस देना पड़ेगा तुम्हें। तो ये जो बात है वो मेरे जहन में इस तरीके से रह गया वापस आने तक कि मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। वो इको होता था मेरे दिमाग में। मैं बोला कि अब वो समय, फिर मैंने ये जो पुस्तकालय का एक पुस्तकालय बनाने का एक आइडिया आया। मैंने सोचा कि ये पुस्तकालय कम से कम मैं अपने पैसे से खोल सकता हूँ, मैं वहाँ के बच्चे के लोगों के लिए ये कर सकता हूँ मैं। तो पहले मैंने पुस्तकालय से शुरुआत किया। मेरा जो स्कूल बनाने का जो सपना है, एक उमरान ग्रीन स्कूल हमने नाम दिया है, वो बनाने का सपना है। उसको साकार करने के लिए हमने पहले पुस्तकालय बनाने से शुरुआत की है। और जो कोरोना का जो जो स्थिति आ गई, उसकी वजह से सारा कुछ ऑनलाइन शिफ्ट होने लगा धीरे धीरे। मैंने सोचा कि इसको भी हम उचित तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, और इसको भी हमने अपनाया। और इससे काफ़ी लोगों को हमने, अपने गांव के लोगों को भी जोड़ा, और हमारे अभी काफ़ी लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत अच्छा किया आपने। हम सभी इस मंच और पटल के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो राजीव जी, मैं अगला प्रश्न करना चाहती हूँ, ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे काम करती है और कहाँ-कहाँ काम करती है? ये जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उमरान, एक इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन बन गया है आज के दिन में, क्योंकि हमने काफ़ी प्रोजेक्ट पे काम किया, काफ़ी चीज़ों को लेकर नए चीज़ों तरीके से इंट्रोड्यूस किया। ये जितना भी हमारा नॉलेज अभी तक में हमने गेन किया, उस सारे को इम्प्लीमेंट किया है इसमें। और जो पहला हमारा जो था लैंग्वेज ऑनलाइन, क्योंकि पूरा कोरोना की वजह से हर जगह बंदी पड़ गई, तो हमने ऑनलाइन एजुकेशन पे फोकस, हम अपने गांव को ज़्यादा उसको केंद्रित किया। वहाँ के लोगों को जो जिसको नॉलेज भी नहीं था ऑनलाइन के बारे में, उन लोगों को मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से फ़ोन किया और बताया कि देखो, हम तुमको फ़ायदा इस तरीके से पहुँचाएंगे, डाउनलोड। और इस तरीके से हमने एक जो ऑनलाइन भाषा का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की। 6 भाषा, उसके लिए हमने 12 जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक हमने नियुक्त किया, जो काफ़ी क्वालिफाइड थे। उनमें से कई प्रोफेशनल शिक्षक थे, कई पीएचडी स्कॉलर थे उसमें। फिर हमने ये जो हमारा थर्ड अभी जो है लैंग्वेज प्रोजेक्ट है, ये अभी जो चल रहा है, कंटिन्यूस है, अभी ये तीसरा प्रोजेक्ट है। ये पहला जो प्रोजेक्ट था लैंग्वेज, वो इंटेंसिव था, जिसमें जो 1.5 महीने की कोर्स थी, लगभग 1.5-2 महीने की कोर्स थी, और उसमें हमने सबको सर्टिफिकेट दिया। बंदी होने की वजह से 3 दिन की क्लास, इंटेंसिव क्लास थी, और 3-3 घंटे की क्लास है, और 2-2 टीचर्स थे एक भाषा पे। इसके साथ उसमें हमने एक कल्चरल प्रोग्राम, जो सांस्कृतिक जो गतिविधि है, उसको भी शामिल किया। तो वो जो गतिविधि थी, सांस्कृतिक गतिविधि थी, इससे क्या होता था कि जो देश विदेश के लोग होते थे उस प्लेटफॉर्म पे, तो उससे क्या होता था कि नए चीज़ों का आदान प्रदान हो पाता था। वहाँ पे हम एक टॉपिक चयन करते थे, और उस टॉपिक पे हम लोग बातें करते थे, उस पर बहस करते थे, जो ज्ञान का आदान प्रदान करते थे। उसमें कल्चरल प्रोग्राम में हम कभी कभी प्रोफेसर लोग को भी बुलाते थे, वो हमको सिंपल भाषा में समझाते थे, बताते थे, ज्ञान को हम लोग को देते थे। स्कॉलर्स को भी बुलाते थे। इस पर हमने इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में म्यूजिक को भी जोड़ा। हम लोग ऑनलाइन म्यूजिक प्ले करते थे, किसी को हम लोग साइकोलॉजिकली डिप्रेस नहीं होने दिए। बहुत इंटरटेनमेंट होता था हमारा ऑनलाइन प्रोग्राम में, और लोगों को काफ़ी मज़ा आता था इसमें। पूरी तरीके से सांस्कृतिक हो गया था ये, और कोई भी मिस नहीं करता था। ये जो हमारा हर ट्यूसडे को ये प्रोग्राम होता है, इसको कोई भी मिस नहीं करता था। हर लोग एक्साइटेड होता था कि अगले ट्यूसडे को क्या होने वाला है। जो भाषा का प्रोग्राम है हमने जारी किया, और उसमें 12 लैंग्वेज को हमने इंट्रोड्यूस किया एक बार में, और उसके लिए हमने 30 टीचर्स को, शिक्षक को नियुक्त किया। और अभी भी ये जारी है। और हमारे साथ जो है लगभग 300 दूसरे बैच में 300 से ज़्यादा से अधिक छात्रों ने एप्लीकेशन डाला, और उन सब लोगों को फ़ायदा मिला। हमने कुछ सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया। उस समय तक हमने क्या किया, लोग धीरे धीरे जो स्थिति नॉर्मल होने लगी, तो हमने इसको जो हमारा इंटेंसिव कोर्स था उसको हमने नॉर्मल कोर्स में चेंज कर दिया। तो
बट परंतु हमने उसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया, अवधि बढ़ा दिया। जो पहले 1.5 महीने की थी उसको हमने 3 महीने में कर दिया, 12 हफ्ते की कोर्स कर दी। और फिर सिर्फ और सिर्फ सप्ताह के अंतिम दिन में सैटरडे, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को हमने कर दिया क्लासेस, ताकि जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग भी शिक्षा अध्ययन कर पाए, भाषा सीखे, क्योंकि भाषा से बहुत सारा ज्ञान मिलता है लोगों को। जी जी। और यहाँ तक कि जी, आपको जानते ही होंगे। और हाँ जो मैं भी आज भाषा जो है हमारे पास अभी जर्मन है, फ्रेंच है, चाइनीज़ है, जापानीज़ है, पोर्चुगीज़ है, इंग्लिश है, उर्दू है। हमने संस्कृत भी रखा हुआ था, लेकिन हमारे पास विद्यार्थी नहीं होने की वजह से हमें ड्रॉप करना पड़ा। मैं तो चाहता हूँ कि मैं प्रमोट कर पाऊँ। इसके बाद स्पेनिश है, फ्रेंच है, हमारे पास अरबिक है, पर्शियन है। तो लगभग हमारे पास 12 जुबान अभी हम पढ़ा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, जिसके लिए हमारे पास लगभग 22-25 टीचर शिक्षक हैं। वैसे 30 है हमारे पास, लेकिन कार्यरत जो होंगे वो 25 होंगे लगभग। हाँ, इसके साथ ही जो हमने अभी तक काम किया है उसमें बच्चों के लिए खासकर एक स्पेशल कार्यक्रम का हमने आयोजन किया था। उसमें था स्टोरी, कहानी कहना, कहानी के माध्यम से भाषा सिखाना। तो उसके लिए हमने 2 बहुत ही क्वालिफाइड शिक्षक हमने रखा, जो हमारी जोया मैम भी हैं उसमें से, वो भी पढ़ा रही थी बच्चे लोगों को, जो ग्रामर पढ़ाती थी, कहानी भी पढ़ाती थी। और जो किया है हमारे क्या यहीं पे क्या वो पढ़ाती थी, काफ़ी क्वालिफाइड है। मैं तो काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ इसके टैलेंट को लेके। तो मैं आपको ये, अगर मैं ये बताऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे कि केया सिर्फ 11 साल की है, और ये A1 लेवल, A2 लेवल, यहाँ तक कि B1 लेवल तक पढ़ा सकती है। इसकी इंग्लिश इस तरीके की है। खासकर मैं इसकी क्लास में कभी कभी मैं चला जाता था, क्योंकि इस तरीके से कहानी वो कहती थी कि सच में स्टोरी टेलर है ये, और काफ़ी टैलेंटेड है। तो मैंने सोचा कि ये टैलेंट जो है हमारे बच्चे लोग में भी जा सकता है, यही टैलेंट हमारे बच्चे लोग में भी जा सकता है, जो गांव के लोग हैं, गांव में हैं। तो उन लोगों को मुफ्त जो बच्चे लोगों को मिल जाए शिक्षा, तो इससे बड़ा चीज़ और क्या हो सकता है। फिर उसके साथ हमने जो हिराल जी आपको भी जानती हैं कि हमने जो यूपी का एक गांव है, संभल है, उसके लिए एक प्रोजेक्ट हमने डिज़ाइन किया, जिसका नाम था पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। तो उस पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स में हम एक जो परमानेंट इंस्ट्रक्टर हमने रखा, 2 महीने का कोर्स था ये। वहाँ का लोकल एक इंस्टीट्यूट है, उसके साथ हमने कोलैबोरेट किया था, और 3 वॉलंटियर्स को रखा हुआ था। इसके बाद हर सप्ताह जो होता था वहाँ पे वो नए देश विदेश के यूनिवर्सिटी के छात्र अपना जो है तजुर्बा बच्चे लोगों के साथ साझा करते थे, बताते थे, उनको इंस्पायर करते थे। तो ये और यहाँ तक कि उसमें जो IAS ऑफिसर भी आए वहाँ पे, जो फाइनल हमारा था, उद्घाटन में भी काफ़ी क्वालिफाइड लोग आए हुए थे। और उसके लास्ट में IAS ऑफिसर आया और उसने बोला कि ये उमरान जो है भविष्य के लिए एक वरदान होगा। तो इस तरीके का हमने प्रोजेक्ट किया। अभी हमारे गांव के लिए हमने एक लाइब्रेरी बनाया है, और मैं बहुत आशा करता हूँ इस लाइब्रेरी से। जी, सही बात है। उमरान एक वरदान साबित हो रहा है। हम देख पा रहे हैं कि काफी स्टूडेंट्स ने यहाँ से काफी लाभ उठाया है। अभी आपने पुस्तकालय के विषय में चर्चा की, तो हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे कि ये आपकी लाइब्रेरी किस तरह की लाइब्रेरी है और किस तरह से फंक्शन करने वाली है। राजीव जी, इसके विषय में बताइए। शुक्रिया। ये जो हमारा लाइब्रेरी है, इसका नाम है SLY लाइब्रेरी, जो मेरे दादाजी सोनेलाल यादव के नाम पे है, क्योंकि वो शिक्षा को काफ़ी महत्व देते थे। और उनका एक सपना था कि वो अपने सारे पोते के साथ मेरे दादा और दादी जी वहाँ पे रहे और बच्चे लोगों को पढ़ाए। वो मेरे दादाजी ही एक ऐसे थे जो अपने गांव में बच्चे लोगों को, अपने बच्चे को खासकर, और खासकर अपने आप को काफ़ी शिक्षा को लेके जागरूक थे। और उन्हीं की वजह से मेरे पापा जो है उस समय में हायर सेकेंडरी जो एग्जामिनेशन होता है उसको पास कर पाए, और आज शिक्षक हो गए, शिक्षक थे, रिटायर हो गए, और वेटनरियन है खास। तो वो जो सपना है, मेरे दादाजी अभी भी मेरे सपने में आते हैं,
और उस सपना को मैं हमेशा रखा, अपने दिल में रखा। तो उन्हीं के नाम से ये जो लाइब्रेरी बना रहा हूँ, उमरान SLY लाइब्रेरी। और ये लाइब्रेरी एक पूरा एक सेट ऑफ कल्चर है, एक पूरा जो एक पूरा कल्चर का एक सेट है, जिसमें हमने 4 SLY लाइब्रेरी जो है वो हमारा ग्रीन स्कूल, उमरान ग्रीन स्कूल का एक मॉडल भी होगा। इसको हमने 4 हिस्सों में विभाजित किया हुआ है। और जो पहला हिस्सा है बच्चों के लिए होगा, पढ़ने के लिए, और बड़े लोग भी पढ़ सकते हैं उसमें, जो कॉलेज जाने वाले हैं, और उनको वहाँ पे आके बैठ के पढ़ के अपने जो जैसे कि कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, उनका बैठ के तैयारी कर सकते हैं। किताबें वहाँ पे उनके लिए उपलब्ध होंगे। वो उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा पढ़ने का, क्योंकि हमारे समय में एक इन्वायरमेंट भी नहीं होता था एक यहाँ पे जो पढ़ सके स्कूल के अलावा। अब हमारा स्कूल का भी हालत बहुत ख़राब है वहाँ पे। पूरे गांव में जो है लगभग 4000 लोग होंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्कूल है, 2 मदरसे हैं। और स्कूल का स्थिति मैं तो 25 साल से तो देख रहा हूँ, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो लाइब्रेरी उसमें बहुत बड़ा एक योगदान देगा, वहाँ पे लोगों को हमेशा जागरूक रखेगा कि पढ़ाई एक यहाँ पे एक सिंबल है यहाँ पे। तो हम बच्चों के लिए पढ़ने के लिए एक इन्वायरमेंट होगा। दूसरा है आर्ट गैलरी है हमारा, जो आर्ट से वहाँ पे जो पेंटिंग्स रखेंगे, उससे बच्चे लोग को बताएंगे कि ये पेंटिंग किसके बारे में है, ये पर्सनालिटी किस तरीके का था, वो एक इम्प्रेशन देगा और उससे सीखेगा। और जो तीसरा जो है हमारा म्यूजिक का सेक्शन है। म्यूजिक हम वहाँ के हमारे जो गांव हैं वो लोग काफ़ी कल्चरल थे, हमारे पास कल्चर था, बहुत अच्छा कल्चर था, लेकिन हमारा डिग्रेडेशन हुआ है। तो वहाँ के जो फोक लोग हैं वो म्यूजिक बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, बहुत ढोलक तबला सब बजाते हैं। तो वो लोग को हमने सोचा कि वो लोग भी हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बच्चे लोग को वो लोग भी बहुत सारा ज्ञान दे सकते हैं। तो इसलिए हमने म्यूजिक का एक सेक्शन बनाया है, जो हर सप्ताह के अंत में वो लोग आके अपना बजाएंगे भी और बच्चे लोग को ट्रेन भी करेंगे, वो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। चौथा सेक्शन जो हमने बनाया है वो है हमारा चौथा जो सेक्शन है वो है हमारा कैफ़े। तो कैफ़े इसलिए बनाया कि ये जो कैफ़े है वहाँ पे बच्चे लोगों को सब्सिडाइज पे, जब पढ़ने के लिए आएंगे दूर से भी आ सकते हैं, तो सब्सिडाइज फ्री में भी मिल सकता है उनको, कुछ खाने के लिए स्नैक्स वगैरह से मिल सकता है, ताकि जब पढ़ने के लिए आए तब तक रुक सके, ज़्यादा देर तक रुक सके, पढ़ सके, भूख न लगे। और वो ये भी रहेगा, एक इन लोगों को अट्रैक्ट भी करेगा कि चलो वहाँ पे सस्ता मिलता है या फ्री में मिलता है, जो मेंबर होंगे लाइब्रेरी के उनको मिल पाएगा ये चीज़, तो वो लोग आके यहाँ पे पढ़ पाएंगे। तो इसलिए हमने सोचा। दूसरी बात ये भी है, जो लोग बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो लोग भी आएंगे, वहाँ पे हम किताब रखेंगे, बहुत तरह तरह की किताबें, न्यूज़पेपर वगैरह सब रखेंगे। और वहाँ पे एक इंट्रैक्शन होगा, एक इंट्रैक्शन का सेंटर हो जाएगा वो, जहाँ पे बड़े लोग जिनको कहानी कहना बहुत अच्छा आता है, स्टोरी टेलिंग जिसको बोलते, कहानी कहना, मेरे दादाजी बहुत अच्छा कहानियाँ कहते थे, उसकी वजह से मैं हूँ आज। तो वो कहानी का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो चुका है, जो मोबाइल सब आ जाने की वजह से एक जो फिजिकल जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो गया है, गैप हो गया है बुजुर्ग में और छोटे बच्चे लोगों में, वो फिर से बनेगा और हमारा संस्कृति का रीबिल्ड होगा, ये फिर से पुनर्जागरण होगा, हमारा संस्कृति फिर से बनेगा। तो ये सोच के हमने इन दोनों को, और एक जो अदब होती है, जो रिस्पेक्ट होता है, संस्कृति होता है, वो भी बरकरार हो जाएगा, फिर से शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमने इस तरीके से इसकी कल्पना की है लाइब्रेरी का, और इस तरीके से हम इस पर काम कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छी संकल्पना है, सारे विभाग हैं जिसमें सभी कुछ उपलब्ध होगा विद्यार्थियों को। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके साथ जो जुड़े स्वयं सेवक हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो किस तरह से आपको सहयोग दे रहे हैं और क्या उनका योगदान है? मैं तो हमारे उमरान के साथ जितने भी जुड़े हुए वॉलंटियर्स हैं, वो हमारे फैमिली हैं, एक्चुअली उमरान फैमिली, इसलिए हम लोग बोलते हैं वी आर उमरान, हम लोग उमरान हैं। तो वो लोग जो हैं वो पूरा हमारा कभी उनको महसूस ही नहीं होता है कि मैं उमरान के लिए काम कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं। उनको लगता है कि मैं ही उमरान हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, अब मुझे करना है। तो इस तरीके से उनका जो हमारे साथ जो वॉलंटियर्स हैं, देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय लेवल के वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं, और सब लोग साथ में मिलकर काम करते हैं। आपको ताज्जुब होगा
कि हमारे साथ जो वॉलंटियर्स हैं, तुर्की के वॉलंटियर्स हैं, पाकिस्तान के वॉलंटियर्स हैं, बांग्लादेश के वॉलंटियर्स हैं, इंडिया के काफ़ी वॉलंटियर्स हैं, जोया मैम हैं, आप लोग हैं यहाँ पे, और यहाँ तक कि अमेरिका के वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं हमारे साथ, जर्मनी के वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं हमारे साथ। तो इस तरीके से जो एक पूरा एक माहौल जिस तरीके से उमरान ने पैदा किया है, जिस तरीके से बना है इस यहाँ पे, इससे हमें काफ़ी उम्मीद है। जी, जोया मैम साथ में ही है, मैं चाहूंगी कि वो 2 शब्द अपने विचार व्यक्त करें इस उमरान के बारे में। बहुत शुक्रिया हिरल, एंड और बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, क्योंकि मैं उमरान के साथ अपना सफ़र 2 शब्दों में तो नहीं बयान कर सकती। हाँ, मुझे बहुत सारे लफ्ज़ चाहिए होंगे। अगर मैं पीछे जाके देखूं तो 6 महीने पहले उमरान है ये मुझे पता नहीं था। मुझे कहीं से एक एडवर्टीज़मेंट मिला कि एक नई ज़बान सीखो, और मेरे अंदर ये चीज़ थी कि क्या करूं, खाली हूं, लॉकडाउन भी चल रहा था, कोई कितना अपना टाइम वेस्ट कर सकता है टीवी पे, फ़ोन पे। तो मैंने सोचा कि चलो ये देखते हैं। मैंने फिर उमरान का फॉर्म फिल किया एज अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, एक नई ज़बान सीखने के। तो सबसे पहले जो उमरान का तरीक़ा था वो ये कि उन्होंने मुझसे कुछ छोटा सा टेस्ट लिया और उसके बाद मुझे बुलाया साक्षात्कार के लिए। ये मेरे लिए नई चीज़ थी कि एडमिशन तो बस पैसे दो और हो जाता है, और वहाँ पे पैसे का तो कोई ज़िक्र ही नहीं हुआ अभी तक, और यहाँ पे इंटरव्यू तक मैं पहुँच गई। थोड़ा बहुत मुझे लगा भी कि शायद मेरी कोई वो है। मेरा जब साक्षात्कार हुआ तो मेरी मुलाकात हुई राजीव से। राजीव से मिलने के बाद जब बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी फाउंडर से, किसी ऐसे इंसान से मिल रही हूँ जो ये काम चला रहा है, जिसका ये फाउंडेशन है। मुझे तो अपना छोटा भाई जैसा लगा जिससे मैं अपनी सारी बातें कर सकती हूँ। और जैसे-जैसे हम बातचीत कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मेरे अपने सपने कोई सामने बैठ कर के उसको बयान कर रहा है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, और मुझे नहीं पता चला कि कब मैंने अपने आप को मैं जैसे कि मैंने अपने आप को एज़ अ विद्यार्थी आई थी मैं वहाँ पे नई ज़बान सीखने, कब मैं तैयार हो गई कि हाँ, चलिए मैं किसी को पढ़ा दूँगी। मुझे जितना भी आता है, जितना भी इल्म मेरे पास है, मैं वो तक देने को, मेरे पास जितना भी टाइम है, अपना वक़्त, वो सब देने को सामने वाले को मैं तैयार हो गई। इस तरह से मैं उमरान में एज़ अ शिक्षक अपने आप को जोड़ा। बहुत अच्छी नहीं आती, मुझे लगा कि मैं जो दूर गाँव में बैठी लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, छोटे-छोटे लड़के हैं, उनको तो मैं पढ़ा सकती हूँ अच्छे से। इस तरह से मैंने शुरू किया। मैंने कहा ठीक है राजेश जी, आप मुझे बच्चियाँ दीजिए, मैं उनको पढ़ाऊँगी। ये मेरा आपसे वादा है। फिर इन्होंने मुझे एक छोटी-सी बच्ची दी, और वो बच्ची जो थी, मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि वो मेरे साथ पढ़ाएगी। मैं ये समझ रही थी कि वो मुझे उसको पढ़ाना है, लेकिन जब उस बच्ची ने बोला, जिस तरह से उसने पूरा मतलब होते हैं, इन्होंने इकट्ठे कर रखे थे। जिसे कहते हैं मुतासिर हुई, अफेक्टेड हुई कि इतनी प्यारी बच्ची इतने अच्छे से सिखा सकती है, इतने कॉन्फिडेंस से, तो मैं भी कर सकती हूँ। मुझे उस बच्ची से भी बहुत हिम्मत मिली, और हम दोनों का ये सफ़र 10-15 बच्चों के साथ शुरू हुआ। जैसे-जैसे मैं सीखती गई, सिखाती गई, क्योंकि मेरी अपनी क्लासेस भी चल रही थी। जो मेरी क्लासेस थी, मैं फ़ारसी सीख रही थी, और फ़ारसी जो मुझे सिखा रहे थे, उनके बारे में मैं क्या बताऊँ कि वो टर्की के ही थे, तुर्की के ही थे। वहाँ के लोगों से मैं सीख रही थी, मैं उनसे इंटरैक्ट कर रही थी, मैं उनकी उनकी कल्चर के बारे में बहुत कुछ सीख रही थी। तो ये सफ़र मुझे जितना मैं इसमें आगे बढ़ रही थी, मुझे उतना उसके अंदर और घुसने और उसमें अपना काम करने और अपना टाइम देने का दिल किया। और आज मैं इतना इस ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर घुसी हुई कि मुझे लगता है कई बार कि ये मेरा अपना है। जैसे कि राजीव ने कहा, आई एम उमरान, आई फील लाइक दैट आई एम उमरान। और एक ख़ासियत जो कि बहुत बड़ी है इस ऑर्गेनाइज़ेशन की, वो ये कि यहाँ पे हम बैठ कर के अपने दिल की हर बात राजीव से कह सकते हैं। अगर हमें लगता है कि राजीव ने ये चीज़ गलत की, हम राजीव को डाँट भी सकते हैं। और ये बच्चा कभी, इस लड़के ने कभी ऐसा नहीं कहा कि आई एम द फाउंडर, हाउ कैन यू स्पीक टू मी लाइक दैट? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ।
सॉरी मैम, ये चीज, ये हम्बलनेस, ये जो जमीन से जुड़ी हुई जो आदत है ना राजीव की, दिस विल टेक हिम टू हाइट्स। ये बहुत बहुत ऊंचा लेके जाएगा, क्योंकि ये दिल की निकली आवाजें हैं, ये दिल से निकला हुआ एक फीलिंग है जो पूरे दुनिया के मजलूमों को, पूरे दुनिया के उन लोगों को जो जिनको ये कुछ हासिल नहीं है, जिनको आसानियां नहीं है, उनके लिए कुछ करने का जो जज्बा है ना, ये जज्बा हर इंसान को बहुत ऊपर लेके जाता है। और मैं सलाम करती हूँ राजीव को और राजीव के स्पिरिट को। थैंक यू। बहुत भावुक कर दिया सच में, आपके इस जुनून हौसले को सलाम है। ये परिवार इसी तरह आगे बढ़ता रहे आपकी दुआओं और गुड विशेस के साथ। मैं अगला प्रश्न राजीव जी से करना चाहती हूँ कि इस संस्था को चलाने के लिए आपको फंडिंग कहाँ से होती है? मॉनेटरी सपोर्ट का क्या सिस्टम है आपके पास? जैसे मैंने बताया कि इसकी जो शुरुआत की थी मैंने एक सपने के साथ की थी, जो मेरा खुद का सपना था शुरुआती दौर में, और इसको मैं ही फंडिंग कर रहा था। तो अभी तक मैं फंडिंग कर रहा हूँ। कोई इनकम नहीं था। हम लोग से जुड़े जितने भी वॉलंटियर हमारे साथ जो हैं जुड़ गए, और ये लोग वॉलंटरी काम कर रहे थे, हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे थे, और हमारा एक्सपेंडिचर काफ़ी था। तो मेरे पास जितने भी सेविंग थे, जो जॉब से जो पैसा कमाया था, वो सारा हमने उमरान में इन्वेस्ट कर दिया। तो शुरुआत, अभी तक हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है, लेकिन मैं आशा करता हूँ हमारे पास काफ़ी फंडिंग होंगे। हम गवर्नमेंट से फंड, CSR फंड आता है, उससे फंड लेंगे, और इसके बाद और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके साथ हम बातचीत करेंगे, उनके साथ जुड़ेंगे, और उनके साथ जो है एक कोलैबोरेशन करके हम अपने गांव को और अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाएंगे, और ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा आगे तक लेके जाएंगे। अभी तक में हमारा अच्छा रिस्पॉन्स है। चलिए, बहुत अच्छा। आशा करते हैं कि आपका ये सपना जरूर पूरा हो। मैं अगला प्रश्न करना चाह रही थी कि आपको इस संस्था के चलाने के लिए कौन कौन सी चुनौतियों का, कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? संस्था को चलाने के लिए काफ़ी चुनौतियाँ आती है। आप कभी कभी घबरा जाते हो, कैसे होगा, क्या होगा। तो मैं वास्तव में बताऊं आपको, मैं बहुत बार घबरा जाता हूं, लेकिन मैं तुरंत वापस आ जाता हूं। कैसे आ जाता हूं? मैं बताता हूं कि उमरान जो है मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता कुछ, मेरे बस में कुछ नहीं है। मेरे ये मेरे पास मेरा जो उमरान है, जो मेरे लिए एक वर्ड है अल-फतह, अरबिक में ना, ये गॉड का एक नेम है, अल-फतह ओपनर के लिए। वो ऐसा है, ये मुझे ब्लेस मिला है। मैं ऐसा फील करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता हूँ, ये हो एकदम से, जहाँ भी मैं कहीं पे अटक जाता हूँ अपने आप सॉल्व हो जाता है ये। तो ये मेरे लिए, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं काम कर रहा हूँ, मेरा इंटेंशन है। तो चुनौतियाँ काफ़ी आती है, बहुत सारे लोगों को हैंडल करना। हमारे पास अभी जो है लगभग 50 वॉलंटियर्स हैं, लगभग 30 टीचर्स हैं, और इसके बाद 20 लोग हैं हमारे मैनेजमेंट टीम में हैं, और इसके साथ हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं। लीगल एक्टिविटी पेपर्स को हैंडल करना, इसके बाद जो हमारा ऑफलाइन प्रोजेक्ट जो लाइब्रेरी है उस सब को हैंडल करना, ये बहुत बड़ा एक चुनौती हो जाता है। अब हम फ्यूचर में एक सिंपोजियम करने वाले हैं, तो वो सारे चीज़, इंटरनेशनल सिंपोजियम, तो काफ़ी बड़ा चुनौती है। फिर बच्चे लोगों को बताना, समझाना, लोगों को समझाना इन चीज़ों के बारे में, ये काफ़ी चुनौती है, लेकिन ऊपर वाले है, और वो रास्ता दिखाते हैं, रास्ता दिखा देते हैं। जी बिल्कुल सही जी। उमरान को आप भविष्य में कहाँ ले जाना चाहते हैं? भावी पर संकल्पना आपकी क्या है? उमरान को जो है, मेरा एक स्कूल बनाने का एक सपना है पहला, जो ये गांव में, हमारे गांव में जहाँ पे ज़रूरत है। बिहार एक समय में पॉलिटिकल सेंटर हुआ था, करता था, कल्चरल सेंटर हुआ करता था, फिलॉसफी जो देश को, पूरे विश्व को दिया बुद्ध ने, जैन ने, और जो जहाँ से मैथमेटिक्स दिया पूरे विश्व को। लेकिन वही आज बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हम लोग हैं। अभी हमारे पास है काफ़ी, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो स्कूल जो शिक्षा जो है, वो एक
महत्वपूर्ण जिसका भूमिका रहा है पूरे इतिहास में, पूरे विश्व के लिए बिहार का, वो कम हो गया है। नालंदा विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जहाँ पे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हुआ करता था अपने समय में। वहाँ पे देश विदेश के जो है स्टूडेंट आया करते थे, तो वो आज नहीं है। मैं फिर से शिक्षा को उजागर कर रहा हूँ, वहाँ पे फिर से इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जिससे फिर से बिहार की तरफ लोग देखेंगे, लोग वहाँ पे आएंगे। मैं इन चीज़ों को प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और क्योंकि हमारा जो हेरिटेज है वो विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन अभी हमारे पास उस पर काम करने वाले कोई नहीं है। और मैं इन चीज़ों को समझता हूँ और इन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। जो वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा जो लोगो है, पूरा विश्व हमारा फैमिली है, उन चीज़ों को भी हम लेके चल रहे हैं। इसलिए हमारे पास जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर लोग जुड़े हुए हैं। जो हमारा सिंपोजियम होने वाला है अभी, हमारा आने वाले समय में इंटरनेशनल सिंपोजियम होने वाले हैं। प्रोफेसर भी आए हुए थे हमारे प्लेटफॉर्म पे, उन्होंने प्रेजेंटेशन भी दिया था। प्रोफेसर ब्रूस लॉरेंस जो अमेरिका के प्रोफेसर हैं, और उन्होंने हमारे गांव का नाम भी अपने प्रेजेंटेशन पे लिखा। ये बहुत बड़ी बात होती है, लोगों ने उनको जाना, उन्होंने वहाँ के लोगों को जाना। अभी हमारा अंतर्राष्ट्रीय सिंपोजियम होने वाला है, जिसमें हमने 3 कंटिनेंट को, महाद्वीप को हमने लेके आया है एक प्लेटफॉर्म पे, एक मुद्दे पे बात करने के लिए, जिसमें हमारा इंडिया का है ESL यूनिवर्सिटी है। और वो काफ़ी एक्साइटेड है जो हमने प्रोजेक्ट प्रपोजल दिया, तो वहाँ की जो प्रोफेसर है, डीन है हेड ऑफ डिपार्टमेंट, काफ़ी खुश हो गई, काफ़ी एक्साइटेड हो गई हमारा प्रपोजल पढ़ के। और इसी तरीके से इब्न खालदून यूनिवर्सिटी, जो इब्न खालदून जिसका कंसेप्ट हमने अपनाया है, उमरान जो अपनाया अपने इस ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ जो यूनिवर्सिटी भी है इस्तांबुल में, जहाँ पे मैं शिक्षण साथी भी हूँ, उन्होंने जो हमारा प्रपोजल पढ़ा वो भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। उनके साथ भी हमारा कोलैबोरेशन, और जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया है उनके साथ कोलैबोरेशन से 3 यूनिवर्सिटी वहाँ के प्रोफेसर हम लोग काम कर रहे हैं उस पर। और मार्च के अंत में हम इसको जो है काम को अंजाम देंगे। और ये जो सिंपोजियम है उमरान के लिए बहुत बड़ा चीज़ लेके आएगा, बहुत बड़ा रिकॉग्निशन बना के देगा उमरान को। तो ये सारा चीज़ है। हमारा जो ग्रीन पर्सपेक्टिव, ग्रीन स्कूल बनाने का बिहार में, हमारे ज़िला में, मेरे लिए उसके लिए मेरे पास प्रोस्पेक्ट है। मैं ग्रीन स्कूल यहाँ पे मेरा प्लान है कि जो बाली में एक ग्रीन स्कूल है, आप लोग देख सकते हैं कि बहुत अच्छा इसमें प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। हम वहाँ पे जाएंगे, पहले से हमारा प्लान है, लेकिन कोरोना की वजह से हम लोग नहीं जा सके वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे, वर्कशॉप पे हमारा पूरा टीम जाएगा जो इस पर काम करने वाले होंगे, और उसको सीखेंगे, वर्कशॉप में जाके वहाँ पे सीखेंगे। वहाँ से भी लोग को लेके आएंगे, उनके साथ भी हमारा कोलैबोरेशन होगा, और उस थ्योरीज को, उस चीज़ों को हम लोग वहाँ पे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। इंशाल्लाह आपका ये सपना जरूर साकार हो। जी, आपका इतना खास सफर रहा है, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके इस खास सफर में किन किन खास लोगों का योगदान अधिक रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है हिरल जी, और मैं चाहता हूं कि मैं इसके बारे में बताऊं, और मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका भी है इसे बताने के लिए कि मेरे इस लंबे सफ़र में मेरी माँ का बहुत बड़ा श्रेय है। उन्हीं की कठोर तपस्या की वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ और मेरा पूरा परिवार है। इसके बाद श्रेय मैं अपने दादा दादी को देना चाहूँगा, जिन्होंने शिक्षा को इतना महत्व दिया, जिसकी वजह से मेरे पिताजी एक शिक्षक बन पाए। आज मेरे दादाजी होते तो सबसे बड़ी खुशी उनको होती, हालांकि वो मेरे विचार में हमेशा जिंदा है। इसके बाद श्रेय मैं अपने पिताजी को दूंगा, जिन्होंने मुझे एक अच्छी शिक्षा दी और मेरे हौसले को कभी कम नहीं होने दिया। और जो मेरे पिताजी के बहुत ही करीबी मित्र श्री राम आशीष प्रसाद सिंह हैं, जिनका प्रभाव न केवल मेरे विचार पे है, बल्कि मेरे पिताजी के लिए भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वास्तव में वो हमारे पूरे समाज के लिए एक सांस्कृतिक प्रतीक भी हैं। वो प्रधानाध्यापक थे और शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। वो हम सबके गुरु हैं, गुरु रामानंद की तरह। और उनके शिष्य श्री प्रमोद सिंह, जो मेरे गुरु रहे हैं स्कूल के समय में, उनको भी मैं श्रेय देना चाहता हूँ। इसके साथ मेरे दादा के साथी धनिक लाल यादव और फौजी बाबा को भी मैं श्रेय देता हूँ। मैं अपने नानी को भी श्रेय दूंगा, वो बहुत ही प्यारी थी। इसके साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अजय डेगले, प्रोफेसर रेखा राजन, प्रोफेसर बाबू थालियर जो मेरे सुपरवाइजर थे, और प्रोफेसर साधना निधानी, जिन्होंने मेरा एक रिकमेंडेशन लेटर लिखा आगे की पढ़ाई के लिए। और इब्न खालदून यूनिवर्सिटी जहां मैं पढ़ रहा हूं और शिक्षण साथी हूं, वहां के प्रोफेसर और रेक्टर रजब सेन तुर्क, जिनके व्यक्तित्व और नेतृत्व से मैं काफी प्रभावित हुआ। अमेरिका के प्रोफेसर ब्रूस लॉरेंस,
जो डीप यूनिवर्सिटी पे हैं, इब्न खाल्दून यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेबारॉफ, जिन्होंने मेरा चयन किया और काफ़ी हिम्मत दी इस्तांबुल में रुकने के लिए, प्रोफेसर अल्पसना अचिगेंज, प्रोफेसर अविंदर कुचुकुराल, प्रोफेसर वैदत्य निश्रिक और प्रोफेसर अर्जुमेंत असिल, जो मेरे सुपरवाइजर भी हैं, उन लोगों का भी बहुत बड़ा श्रेय है इस सफ़र में। इस्तांबुल में मदद के लिए हुसैन अवला, एलिफ अवला का भी बहुत बड़ा श्रेय है। आप लोगों का भी बहुत बड़ा श्रेय है हमारे इस सफ़र में। पौंडीचेरी जहाँ मैं कार्यरत था, वहाँ के लोगों, उस कंपनी के लोगों का और खासकर इंदुमती का बहुत बड़ा हाथ है हमारे इस सफ़र में, और केरला के भैया मनु का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। अंत में सचिन, जो मेरा भाई है, जो वेब अड्डा सोल्यूशन का मालिक भी है, उसका उमरान के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा। उमरान के वेबसाइट को डिजाइन किया और तकनीकी रूप से उमरान को मदद करता रहा। मेरी बहन पिंकी, जो जिसकी समझदारी की वजह से इसके साथ मैं बहुत सारी बातें शेयर कर लेता हूँ। ये दोनों हमारे उमरान के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हैं। मेरा मझला भाई, जिसपे मैं सारी जिम्मेवारी सौंप के तुर्की चला आया, उसका भी बहुत बड़ा श्रेय है। वो मेरे जीवन में हमेशा साइलेंट सपोर्टर रहा है। इसके साथ उसकी बीवी रेनू को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसने हमारे पूरे परिवार का ख्याल रखा। मेरे सारे सगी संबंधी, दोस्त, चाचा चाची और गांव वासियों को भी मैं धन्यवाद दूंगा। मैं आशा करता हूं कि गांव के सारे बच्चे, विद्यार्थी इस SLY पुस्तकालय का भरपूर लाभ उठाएंगे। और अंत में मैं आपसे चाहती हूं कि आप हमारे दर्शकों और श्रोताओं के लिए कोई संदेश दीजिए। मैं अपने दर्शक जो हमारे जितने लोग भी देख रहे होंगे, उन सबको मैं ये चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि जो अपने से बड़े लोगों को, खासकर अपने मम्मी पापा को कभी ना भूलें, क्योंकि वो आदर्श होते हैं। मेरे आदर्श मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे दादा दादी हैं, और मैं इन आदर्शों को, मैं वो जो मेरा रूट है, मैं कभी नहीं भूला हूँ, और उनका आशीर्वाद है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। जहाँ भी हूँ तो वो उनका आशीर्वाद मेरे लिए हमेशा काम करता है। और यही मैं चाहता हूँ कि ये इन चीज़ों को ना भूलें। पहला ये मेरा मैसेज है उन लोगों के लिए। यही संस्कृति है, अपने से बड़े लोगों को इज्जत देना और उनको समझना, उनके साथ बैठ के बातें करना, उनसे सीखना, और अब उनसे अपने दिल की बात कहना भी। उनसे एक तरीका होता है कहने का भी, तो ये इनसे कम्युनिकेट करें, ये पहला है हमारा, पहला मूल सिद्धांत ये है। दूसरा कि उमरान से जुड़े लोग इन चीज़ों को समझें कि हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। मैं अब चाहता तो मैं मैनेजर के लिए, मेरे नौकरी पक्की हो गई थी, पूरा इंटरव्यू हो गया था, मैंने उसको छोड़ दिया, और अच्छी खासी सैलरी होती, फिर भी मैं उमरान के लिए काम कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं दूर देखता हूँ, मैं इसको छोड़ के उसको कर रहा हूँ क्योंकि मैं उससे बड़ा करने वाला हूँ। मैं तो मुझे इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, उमरान को मदद करें, उमरान के जो प्रोजेक्ट है उसमें शामिल हो, लोग उसमें कंट्रीब्यूट करें। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ अपने पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, विदेश के लिए, और जो वसुधैव कुटुंबकम का जो एक प्रिंसिपल है, वो जो उस पूरे देश को बांधने का, वो बनेगा। और तीसरा चीज़ जो मैं कहने वाला हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसी की वजह से आज ये उमरान है और जो लोग इससे फ़ायदा उठा पा रहे हैं, उसी की वजह से उठा पा रहे हैं, कि जो विजय चाचा ने मुझे बोला है कि बेटा तुमको अब समाज को वापस देना पड़ेगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको समझने की ज़रूरत है कि सबको समाज को देना चाहिए। अगर सब लोग भागेगा इस तरीके से तो कैसे होगा समाज का विकास? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा सब, चाहे वो फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं या अपने देश के लिए या समाज के लिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़रूरी है। और ये वापस देना अपने समाज को, जहाँ से पला है, बढ़ा है, जिसके साथ समय बिताया है, उन सबको वापस देना होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ लगाया है, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। तो समाज को वापस देना भी एक मेरा मैसेज है सभी लोगों को। आपसे बात करके काफी अच्छा लगा उमरान के विषय में। हम सभी की जो भी जिज्ञासाएं, जो भी प्रश्न थे, उनका आज समाधान हमें मिल गया है, और मैं अपनी शुभकामनाओं के साथ इस संस्था के आगे की प्रगति के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए आज के अपने साक्षात्कार को यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी को धन्यवाद देती हूँ तथा भविष्य में इसके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद।
धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।